तो भाई लोग कैसे हो। आज मैं आप लोग के लिए लेके आया हूँ गरीब का सांप। चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। जयंतीगढ़ के राजमहल में महाराज, मेरे गर्भकाल का अंतिम माह प्रारंभ हो गया है। महारानी, इस समाचार को सुनकर खुशी प्रकट करूं या दुख, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इससे पहले भी तुम 4 बार मृत शिशुओं को जन्म दे चुकी हो, लगता है इस बार भी। शुभ बोलिए महाराज। कैसे शुभ बातें बोलूं महारानी, पता नहीं हमने पूर्व जन्म में ऐसे कौन से पाप किए थे जिसका फल हमें इस जन्म में भुगतना पड़ रहा है। अगर हमारी संतानें जन्म लेते ही मरती रही तो हमारा वंश आगे कैसे बढ़ेगा, यही सोचकर परेशान हैं हम। महाराज, अपने वंश का नाम लिया तो मुझे एक बात स्मरण हुआ है, आज्ञा दे तो कहूँ। कहो महारानी। क्यों न विधि अनुसार कुल देवता की पूजा करके उनसे अपने वंश के आगे न बढ़ने का कारण पूछें। ठीक है महारानी, हम कल ही नीलगिरी वन में स्थित कुल देवता के मंदिर में जाएंगे। अगले ही दिन राजा पुष्पेंद्र पूजा अर्चना की सामग्री ले महारानी रत्न माला के साथ नीलगिरी वन की ओर चल दिया। शीघ्र ही देखो महारानी, वह रहा कुल देवता का मंदिर, आओ अंदर चलें। और फिर अंदर पहुंचकर सर्वप्रथम पुष्पेंद्र व रत्नमाला ने कुल देवता की मूर्ति के सामने पुष्प अर्पित किए। दूसरी ओर जयंतीगढ़ का प्रधानमंत्री वासुदेव अपने किसी संबंधी के यहाँ संपन्न होने वाले समारोह में भाग लेकर वापस लौट रहा था। जब वह नीलगिरी वन से गुजरा तो महाराज का रथ, अवश्य ही महाराज यहाँ कुल देवता की पूजा करने आए होंगे। अगले ही पल वह रथ से उतरा और मंदिर की ओर बढ़ गया। उधर मंदिर के अंदर, कुल देवता, तुम तो हमारे कुल के रखवाले हो, आज तुम्हें बताना ही होगा कि मेरे बाद मेरे कुल का कोई नाम लेता रहेगा भी या नहीं। मैं तुमसे यह विनती कर रहा हूँ, मेरी विनती सुनो कुल देवता। राजा की विनती सुन कुल देवता प्रकट हुए और राजन, तुम्हारी मार्मिक विनती सुनकर आखिर मुझे आना ही पड़ा। ठीक उसी क्षण प्रधानमंत्री वासुदेव मंदिर के द्वार पर पहुंचा। ओह, साक्षात जयंतीगढ़ के कुल देवता। जयंतीगढ़ के कुल देवता, तुम्हें मैं भी सादर प्रणाम करता हूँ। उधर कुल देवता कहे जा रहे थे, उठो राजन, उठो महारानी, और मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम यही जानना चाहते हो ना कि तुम्हारे संतान जन्म लेते ही क्यों मर जाती है। हाँ कुल देवता, तो सुनो। जैसे ही तुम्हारी संतान जन्म लेती है, उस पर 2 अदृश्य प्रेत एक साथ आक्रमण कर उसे मौत के घाट उतार देते हैं। क्या राजन, तुम्हारी पत्नी ने आज तक सभी संतानों को रात्रि काल में ही जन्म दिया है ना। जी कुल देवता, तुम्हारी होने वाली आगामी संतान भी रात्रि को ही जन्म लेगी और प्रेतों के आक्रमण करने पर जन्म लेते ही मर जाएगी। कुल देवता, मेरी निरीह संतानों के ऊपर प्रेतों का ऐसा जानलेवा आक्रमण क्यों होता है। मेरी संतानों ने प्रेतों का क्या बिगाड़ा है। राजन, तुम्हारे इन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए मैं तुम्हें उस समय की एक सच्ची घटना सुनाता हूँ। जब तुम केवल 3 वर्ष के थे, उस समय जयंतीगढ़ के राजकाज तुम्हारे स्वर्गीय पिता महाराज जयेंद्र संभालते थे। यूं तो राजा जयेंद्र बहुत ही कुशल शासक थे, पर थोड़े क्रोधी व जिद्दी किस्म के थे। हम जब राजमहल से बाहर निकलते हैं, द्वार के सामने बनी पंडित जसराज की यह टूटी फूटी कुटिया हमारी आंखों में बुरी तरह खटकती है। कैसे भी हो, यह कुटिया यहाँ से हटनी ही चाहिए। एक दिन उन्होंने पंडित जसराज को महल में बुलाया और पंडित जसराज, हम चाहते हैं कि तुम महल के द्वार के सामने से अपनी कुटिया हटाकर कहीं अन्यत्र बना लो। यह आप क्या कह रहे हैं महाराज। मैं ठीक कह रहा हूँ पंडित जी। भव्य महल के सामने तुम्हारी कुटिया कालीन में लगे पैबंद के समान लगती है। महाराज, न जाने कब से इस कुटिया में मेरे पुरखे चलते आ रहे हैं। आपके कुल के पूर्ववर्ती किसी राजा ने मेरे पूर्वजों से ऐसी शिकायत नहीं की। वर्तमान में मैं अपने इस पुत्र के साथ अपनी खानदानी कुटिया में रहता हूँ। उसे छोड़कर मैं कहीं अन्यत्र रहने क्यों जाऊँ महाराज। पंडित हमसे जुबान लड़ाता है। नहीं महाराज, मेरी भला इतनी जरूरत कैसे हो सकती है। तो फिर कान खोलकर सुन ले पंडित, तुझे अपनी कुटिया महल के सामने से हटानी ही होगी। मैं ऐसा कदापि नहीं करूँगा महाराज, चाहे मेरी जान ही क्यों न चली जाए। तो फिर ठीक है। राजा जयेंद्र ने म्यान से तलवार खींची और पिताजी खचाक सपोले, मैं तुझे भी जीवित नहीं छोड़ूंगा। आह नहीं, और अगले ही पल खचाक। महाराज, यह तूने अच्छा नहीं किया। जाओ, एक दिन एक गरीब ब्राह्मण तुम्हें शाप देता है कि पुष्पेंद्र के बाद तेरे कुल में जब जब कोई संतान जन्म लेने लगेगी, तब तब वह रात में ही जन्म लेगी और वह सुबह का सूरज देखने के बाद मर जाया करेगी। बड़ा आया साप देने वाला। राजा जयेंद्र को यह साप दे जसराज ने प्राण त्याग दिए। उसका पुत्र पहले ही मर चुका था। सैनिकों, इन दोनों की लाशों को वन में फेंक आओ। सैनिकों ने ऐसा ही किया। फिर राजा जयेंद्र के आदेश पर पंडित जसराज की कुटिया तोड़ दी गई। उसके स्थान पर
राजा जयेंद्र ने एक फव्वारा बनवाया। राजन, आज भी वह खूनी फव्वारा तुम्हारे महल के द्वार की शोभा बढ़ा रहा है। महल के द्वार पर झोपड़ी के स्थान पर फव्वारा तो बन गया, पर मरकर पंडित जसराज और उसका बेटा प्रेत बन गए। बाप बेटे के प्रेत ही तुम्हारी संतान को मार डालते हैं। ओह! प्रधानमंत्री वासुदेव मंदिर के द्वार पर खड़ा सब कुछ सुन रहा था, क्योंकि रात में ही प्रेत अपनी प्रेत लीला दिखा सकते हैं, इसलिए तुम्हारी संतानें सांप के कारण रात को ही जन्म लेती है। राजन, पंडित जसराज और उसके बेटे का प्रेत प्रसूति गृह के बाहर ही मंडराते रहते हैं। अतः रात्रि में जैसे ही तुम्हारी संतान जन्म लेती है, दोनों प्रेत उसका गला घोट देते हैं। इस प्रकार तुम्हारी संतानें होते ही मर जाती है। ओह! इसका मतलब स्वर्गीय महाराज जयेंद्र के किए का फल बेचारे महाराज पुष्पेंद्र भुगत रहे हैं। कुल देवता प्रेतों के चुंगल से क्या मेरी निर्दोष संतानों को बचाया जा सकता है? इसका एक उपाय है राजन। आज से ठीक 25वीं रात्रि को महारानी रत्नमाला को प्रसव पीड़ा प्रारंभ होगी। उस रात्रि को यदि शाम से ही कोई जयंतीगढ़ की मरघट में जाकर प्रेत सम्मोहन यज्ञ करे तो तुम्हारी संतान को प्रेतों के चुंगल से बचाया जा सकता है। कुल देवता, प्रेत सम्मोहन यज्ञ करने से क्या होगा? प्रेत सम्मोहन यज्ञ सारी रात चलने वाला यज्ञ है, जिसके प्रभाव से सम्मोहन के जाल में फंसे पंडित जसराज व उसके बेटे का प्रेत उस रात तुम्हारी होने वाली संतान को नहीं मार पाएंगे। उस रात यदि तुम्हारी संतान को प्रेत नहीं मार पाए तो फिर तुम्हारी संतान को कोई नहीं मार पाएगा। ओह! तब तो मैं मरघट में प्रेत सम्मोहन यज्ञ अवश्य करवाऊंगा कुल देवता। सावधान राजन, तुम्हें इस विषय में किसी को नहीं बताना है। ऐसा करने से प्रेत सम्मोहन यज्ञ की शक्ति समाप्त हो जाएगी। यदि कोई तुम्हारे बताए बिना स्वयं अपनी इच्छा से उस रात मरघट में प्रेत सम्मोहन यज्ञ करे तभी इस कार्य में सफलता मिल सकती है, अन्यथा नहीं। लेकिन कुल देवता, जब तक किसी को बताया नहीं जाएगा तब तक किसी को कैसे इस विषय में पता चलेगा और कोई कैसे उस रात प्रेत सम्मोहन यज्ञ करेगा? राजन, कभी कभी अनहोनी भी हो जाया करती है। तुम केवल आने वाले समय की प्रतीक्षा करो। जो आज्ञा कुल देवता। और सुनो राजन, उस रात जो कोई भी प्रेत सम्मोहन यज्ञ करेगा उससे क्रुद्ध होकर प्रेत उसे जीवित नहीं छोड़ेंगे। तब तुम्हारा कर्तव्य बन जाता है कि तुम उस यज्ञ को संपन्न करने वाले के परिवार को उचित सुरक्षा प्रदान करो। मैं इस बात को याद रखूंगा कुल देवता। तो फिर जाओ, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। इससे पहले कि महाराज महारानी के साथ मंदिर से बाहर निकले मुझे वापस लौट चलना चाहिए। यह सोच प्रधानमंत्री वासुदेव बाहर आया और इधर मंदिर में कुल देवता के अंतर्ध्यान होने के बाद, आओ महारानी, अब यहाँ से चलें। चलिए महाराज। दोनों रथ में बैठकर जयंतीगढ़ की ओर चल दिए। रास्ते में, महाराज, लगता है इस बार भी हम अपनी संतानों को जीवित नहीं रख पाएंगे। ऐसा ही लगता है महारानी। भला किसी को जब तक प्रेत सम्मोहन यज्ञ के विषय में बताया नहीं जाएगा तब तक कोई कैसे मरघट में जाकर उस यज्ञ को कर सकता है? महारानी, हमारे भाग्य ही खोटे हैं। संतान का सुख हमारे भाग्य में लिखा ही नहीं है। दूसरी ओर, महाराज के वंश को आगे बढ़ाने के लिए मैं करूंगा मरघट में जाकर प्रेत सम्मोहन यज्ञ, बेशक मेरी जान चली जाए। जब वह अपने महल में पहुंचा, बड़ी जल्दी वापस लौट आए। आप सुबह ही तो गए थे। चारू, तुम्हें ऐसी हालत में छोड़कर मैं वहां ज़्यादा समय तक कैसे रुक सकता था? तुम्हारे प्रसव काल का अंतिम महीना है। अगले दिन, अघोरी चंद्रचूड़, मैं तुमसे प्रेत सम्मोहन यज्ञ का संपन्न करने की विधि जानना चाहता हूँ। प्रधानमंत्री जी, आपको उस जानलेवा यज्ञ की विधि जानने की क्या आवश्यकता पड़ गई? जानते हैं, उस यज्ञ को करने वाला जीवित नहीं बचता है। हाँ जानता हूँ, और प्रार्थना करता हूँ कि तुम मुझे उस यज्ञ की विधि सिखा दो। ठीक है प्रधानमंत्री जी, मुझे भला क्या ऐतराज हो सकता है? प्रधानमंत्री वासुदेव उसी दिन से अघोरी चंद्रचूड़ से प्रेत सम्मोहन यज्ञ की विधि सीखने में लग गया। विधि सीखने के बाद, अघोरी चंद्रचूड़, मैं तुम्हारा बहुत आभारी हूँ। लो, भेंट स्वरूप ये स्वर्ण मुद्राएं स्वीकार करो। कुल देवता द्वारा बताए गए 25वें दिन की संध्या को जब राजा पुष्पेंद्र प्रधानमंत्री वासुदेव से राजकाज संबंधी किसी विषय में वार्तालाप कर रहा था, महाराज, महल में महारानी प्रसव पीड़ा से छटपटा रही है। ओह, तुम चलो, हम आते हैं। वासुदेव से विदा लेकर पुष्पेंद्र महारानी रत्नमाला के कक्ष की ओर चल दिया। तो अब मुझे भी मरघट में पहुंचकर प्रेत सम्मोहन यज्ञ की तैयारी प्रारंभ करनी चाहिए। वह अपने महल में पहुंचा। चारू, मुझे आज ही एक विशेष कार्य हेतु जयंतीगढ़ से दूर जाना होगा। लेकिन स्वामी, मुझे इस अवस्था में आप अकेली छोड़ जाएंगे? इसके सिवा और कोई चारा नहीं है। चारू, तुम फिक्र न करना, मैं शीघ्र ही वापस लौट आऊँगा। हाँ, कल सुबह दासी के साथ यह पत्र महाराज पुष्पेंद्र के पास अवश्य भिजवा देना। पत्नी को समझाकर वह वहां से चल पड़ा। चारू, तुम्हें क्या पता, मैं अपनी संतान का मुख देखने के लिए जीवित नहीं बचूंगा। दूसरी ओर राजमहल में, महाराज, दुख की घड़ी आ पहुंची है। आज की रात हमारी संतान पैदा होने वाली है। ठीक कहती हो महारानी, और साथ ही मर जाने वाली भी है।
महाराज, शोक प्रकट करने के अलावा हम कर भी क्या सकते हैं? ठीक कहती हो महारानी। उधर मरघट में शीघ्र ही वासुदेव ने प्रेत सम्मोहन यज्ञ की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी। तब तक रात का अंधेरा चारों ओर फैल चुका था। शीघ्र ही वह सम्मोहन से बंधे मरघट के सारे प्रेत मेरी ओर बढ़े आ रहे हैं। प्रेतों की टोली वासुदेव के समीप आके झूमने लगी। तभी वासुदेव, अपना यह सम्मोहन यज्ञ बंद कर दे। हम बाप बेटे को राजा पुष्पेंद्र की आज रात पैदा होने वाली संतान को जयंतीगढ़ पहुंचकर मौत के घाट उतारना है। ओह, तो तुम पंडित जसराज और उसके बेटे के प्रेत हो? हाँ, हम ही हैं। अब बेकार की बकवास बंद कर और अपना यह सम्मोहन यज्ञ बंद कर। जसराज के प्रेत महाराज पुष्पेंद्र की होने वाली संतान को तुम दोनों के हिसाब से बचाने के लिए ही मैंने तो यह सम्मोहन यज्ञ प्रारंभ किया है। इसे कार्य सिद्ध होने से पहले मैं कैसे बंद कर सकता हूँ? ओह वासुदेव, तेरे इस यज्ञ से मैं सम्मोहित होता जा रहा हूँ। अतः मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ, अपना यह यज्ञ बंद कर दे और मुझे व मेरे बेटे को जयंती गढ़ के राजमहल में जाने दे। नहीं, ऐसा कदापि नहीं होने दूंगा मैं। वासुदेव ने जल्दी जल्दी यज्ञ की कई क्रियाएं संपन्न की, जिसके फलस्वरूप पंडित जसराज और उसके बेटे के प्रेत भी अन्य प्रेतों की भांति सम्मोहित होकर यज्ञ की वेदों की चारों ओर झूमने लगे। दूसरी ओर महल में बधाई हो महाराज, महारानी ने चांद से बेटे को जन्म दिया है। ओह, चांद सा बेटा जीवित रहेगा तब ना। पंडित जसराज व उसके बेटे के प्रेत अब नवजात शिशु को मौत के घाट उतारने ही वाले होंगे। ठीक उसी समय प्रधानमंत्री वासुदेव की पत्नी चारू ने भी एक पुत्री को जन्म दिया। दूसरी ओर मरघट में वासुदेव राजा पुष्पेंद्र की महारानी बेटे को जन्म दे चुकी है। हमें वहां जाने दो। नहीं, कभी नहीं। उधर कई घंटे बीत जाने के बाद, महारानी, यह हम क्या देख रहे हैं? हमारा पुत्र अभी तक जीवित है। महाराज, पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ। इससे पहले कि हमारी सारी संतानें पैदा होते ही मर जाया करती थी। महारानी, याद है कुल देवता ने कहा था कि कभी कभी अनहोनी भी हो जाया करती है। शायद आज वही अनहोनी हो गई है। हमारा पुत्र अभी तक जीवित है। लेकिन महाराज, ऐसा तो तभी संभव हो सकता है जब कोई हमारे बिना बताए प्रेतों को सम्मोहित करने के लिए मरघट में आज की रात प्रेत सम्मोहन यज्ञ करता। इसका मतलब तो यह हुआ कि इस समय मरघट में कोई न कोई प्रेत सम्मोहन यज्ञ कर रहा है। अवश्य ऐसा ही है महाराज, वरना हमारी यह संतान कब की मार दी गई होती। लेकिन कौन हमारे लिए अपने प्राणों को संकट में डालेगा? महारानी भूल गई, कुल देवता ने कहा था कि प्रेत सम्मोहन यज्ञ संपन्न करने वाले को प्रेत जीवित नहीं छोड़ेंगे। और फिर यह बात भी समझ नहीं आ रही कि हमने इस विषय में किसी से कहा तक नहीं। फिर कौन हमारा यह हितैषी है जो इस समय मरघट में यह यज्ञ कर रहा है? महाराज, आप प्रातः होते ही मरघट में जाकर इस बारे में पता लगाना। जो भी वहां आज की रात प्रेत सम्मोहन यज्ञ कर रहा है, कल मरघट में उसकी लाश अवश्य मिलेगी। दूसरी ओर वासुदेव अनवरत प्रेत सम्मोहन यज्ञ सफल करने में लगा रहा। इस प्रकार धीरे धीरे रात्रि बीती और पो फटने लगी। रात बीत चली है, मेरा कार्य पूर्ण हुआ, इसलिए अब मुझे यह यज्ञ समाप्त कर देना चाहिए। तभी वासुदेव, तेरे कारण आज हम राजा पुष्पेंद्र की संतान को ना मार सके, इसलिए हम तुझे जीवित नहीं छोड़ेंगे। मुझे अपनी जान की परवाह नहीं है, पर मुझे खुशी है कि मैं अपने कार्य में सफल हुआ। चूंकि आज की रात राजा पुष्पेंद्र का पुत्र तुम्हारे चुंगल से बच गया है, इसलिए अब तुम उसका बाल भी बांका नहीं कर सकते हो। इस बात का मुझे संतोष है। अगले ही पल हा हा हा, हो आह। शीघ्र ही वासुदेव, तूने तो हमारे साप को निष्फल किया ही था, पर तुझे भी तेरी करनी की सजा हमने दे ही दी है। चूंकि दिन निकलने वाला था, अतः सारे प्रेत अदृश्य हो गए। दूसरी ओर, आहा महारानी, हमारा बेटा प्रेतों के चुंगल से बच गया। अब हमारे वंश की बेल आगे बढ़ सकेगी। महाराज, हमारी झोली खुशियों से भर चुकी है। अब आप मरघट में जाकर उस महामानव के विषय में छानबीन करिए जिसने हमारी झोली में खुशी डाली है। अवश्य रानी, मैं अभी मरघट में जाता हूँ। राजा पुष्पेंद्र रथ में सवार हो महल से निकला ही था कि तभी वासुदेव के महल की दासी वहाँ पहुँची। महाराज, प्रधानमंत्री वासुदेव ने आपके नाम यह पत्र भेजा है। प्रधानमंत्री जी ने हमें पत्र भेजा है? लेकिन क्यों? खैर, हम इस पत्र को मरघट से लौटने के बाद पढ़ेंगे। राजा पुष्पेंद्र ने द्रुत गति से रथ को मरघट की ओर दौड़ा दिया। मरघट में पहुंचकर, ओह, ये तो प्रधानमंत्री वासुदेव है। तो रात इन्होंने ही प्रेत सम्मोहन यज्ञ संपन्न किया था। तभी
तभी महाराज को याद आया, महल से निकलते वक्त दासी प्रधानमंत्री वासुदेव को पत्र दे गई थी, देखूं उस पत्र में क्या लिखा है। अगले ही पल, महाराज क्षमा करना, उस दिन जब आप महारानी के साथ अपने कुल देवता के मंदिर में पूजा कर रहे थे तो मैंने छिपकर आपका और कुल देवता का वार्तालाप सुन लिया था। आपके वंश को प्रेतों के साप से मुक्ति दिलाने के लिए मैं अपने प्राणों की बाजी दे रहा हूँ। जयंतीगढ़ के एक नागरिक को आपकी यह तुच्छ भेंट है। प्रधानमंत्री वासुदेव, वासुदेव, यह तुमने क्या किया? हमारे लिए अपना जीवन समाप्त कर लिया। राजा पुष्पेंद्र ने विषाद भरे हृदय से वासुदेव के शव को रथ में रखा और वहां से लौट चले। जब वासुदेव शव के साथ वह उसके महल में पहुंचे, स्वामी यह आपको क्या हुआ? ओह, पति वियोग में प्रधानमंत्री की पत्नी ने भी प्राण त्याग दिए। तभी दासी, यह किसका शिशु है? महाराज, कल रात ही प्रधानमंत्री जी की पत्नी ने इस कन्या को जन्म दिया था। राजा पुष्पेंद्र ने दुखी हृदय से स्वयं अपने हाथों से वासुदेव व चारू का अंतिम संस्कार किया। तत्पश्चात वह वासुदेव की पुत्री को अपने महल में ले आए। महारानी रत्नमाला, वासुदेव के त्याग को देखकर हमारा हृदय उसके प्रति असीम सम्मान से भर उठा है, और चूंकि हमारे ही कारण उसकी यह कन्या अनाथ हुई है, इसलिए हम चाहते हैं कि इसे अपनी छत्र छाया में लेकर अपने परिवार की सदस्य बना ले। मैं कुछ समझी नहीं महाराज, आप कहना क्या चाहते हैं? सुनो महारानी, हम चाहते हैं जब यह बड़ी हो तो हमें इसे अपनी पुत्र वधू बना लें। ओह, तो यह बात है, आपका विचार उत्तम है महाराज। महारानी, इस कन्या को हम अपने किसी मंत्री को सौंप देंगे, वहीं रहकर इसका पालन पोषण होगा। जब यह और हमारा पुत्र युवा होंगे तब हम इन दोनों का विवाह कर देंगे, यही ठीक रहेगा महाराज। राजा पुष्पेंद्र ने उसी समय सेनापति माल सिंह को बुलवाया। सेनापति जी, इस कन्या को हम आपको सौंप रहे हैं, अतः इसका उचित पालन पोषण करने का जिम्मा आपका है। जो आज्ञा महाराज। अब वासुदेव की पुत्री सेनापति मानसिंह के यहाँ पलने बढ़ने लगी। सपना बेटी आ जा, और राजा पुष्पेंद्र के पुत्र का लालन पालन राजमहल में होने लगा। मेरा प्यारा वैभव, तुझे किसी की नज़र न लगे। दिन बीतते गए और सपना किशोरी हो गई। सपना बेटी, अब तू किशोरी हो गई है, अल्हड़पन छोड़, बड़ी होकर तुझे राजमहलों में रहना है, इसलिए वहाँ के तौर तरीके सीख। राजमहलों में तो राज परिवार के लोग रहते हैं माँ, फिर भला मैं वहाँ क्यों रहूँगी? अरे पगली, जब तू युवा हो जाएगी तब तेरा विवाह राजकुमार वैभव के साथ होगा, तब तो तू राज परिवार की सदस्य बन जाएगी ना। यह आप क्या कह रही हैं माँ? मैं ठीक कह रही हूँ बेटी, तुम्हारे बचपन में ही यह विवाह तय हो गया था। ओह माँ, तब तो मैं एक बार राजकुमार वैभव को देखना चाहूंगी। खबरदार, ऐसा भूल कर भी न करना। राजकीय परंपराओं के अनुसार तुम वैभव एक दूसरे का मुंह तभी देख सकते हो जब तुम्हारे विवाह की सार्वजनिक तौर पर राज्य में घोषणा की जाए, और अभी ऐसा हुआ नहीं है। ओह उस रात सपना वैभव के बारे में सोचती रही, कैसे होंगे राजकुमार वैभव। दूसरी ओर राजकुमार वैभव अपनी शिक्षा ग्रहण कर रहा था। कुछ साल और बीते और राजकुमार वैभव पूर्ण युवा हो गया। एक दिन वह आखेट करने वन में गया। उफ, जंगल में जानवरों के पीछे दौड़ता भागता बुरी तरह थक गया हूँ, क्यों न थोड़ी देर यहाँ बैठकर विश्राम कर लूँ। वह घोड़े से उतरकर पेड़ के नीचे बैठ गया। समय बिताने के लिए जमीन पर पड़े छोटे छोटे पत्थरों को टुकड़े जमा कर उनसे पेड़ों के पत्तों को निशाने लगाने लगा। तभी खटाक, आह, एक छोटे से पत्थर की चोट से ही तिलमिला उठे तपस्वी। कैसा तप है तुम्हारा राजकुमार, सत्ता का इतना मद अच्छा नहीं। यदि दुर्भाग्य से सोनपुर की राजकुमारी के साथ तुमने विवाह कर लिया तब तो तुम्हारे मद की कोई सीमा नहीं रहेगी। सोनपुर की राजकुमारी, ऐसा क्या विशेषता है उसमें तपस्वी? वह संसार की सबसे सुंदर युवती है राजकुमार। ओह, तब तो मैं उसी के साथ विवाह करूंगा। वहाँ से जब वैभव राजमहल लौटा तो रात हो चुकी थी। आओ राजकुमार, बैठो, आज हम तुमसे एक विशेष बात करना चाहते हैं। बेटा, अब तुम युवा हो गए हो, इसलिए हम तुम्हारा विवाह कर देना चाहते हैं। सेनापति माल सिंह की पुत्री को हमने तुम्हारे लिए चुना है। यह आप क्या कह रहे हैं पिताजी महाराज? राज परिवार के सदस्य का विवाह किसी साधारण परिवार की कन्या के साथ? क्यों, इसमें हर्ज क्या है? क्षमा करें पिताजी महाराज, मैं आपसे सहमत नहीं हूँ। विवाह अपनी बराबरी के स्तर वालों में ही होनी चाहिए। चुप रहो राजकुमार वैभव, हमने तुम्हारा विवाह सपना के साथ तय किया है। याद रखो, यह विवाह हर हालत में होकर रहेगा। अब तुम जा सकते हो। राजकुमार उदास मन से अपने कक्ष की ओर बढ़ गया। और उसी रात, मैं एक राजकुमार हूँ, मेरा विवाह सोनपुर की राजकुमारी जैसी सुंदरी से ही होना चाहिए। अगर मैं यहाँ रहा तो पिताजी जबरदस्ती मेरा विवाह सपना के साथ कर देंगे। मुझे यहाँ से कहीं दूर चले जाना चाहिए। उसी रात वह घोड़े पर सवार हो चुपचाप जयंतीगढ़ से चल दिया। मुझे सोनपुर जाकर वहाँ के राजा से उसकी पुत्री का हाथ मांगना चाहिए और सोनपुर की राजकुमारी से विवाह करने के बाद ही जयंतीगढ़ वापस लौटना चाहिए। वह चलता गया, नदी नाले आदि सभी बाधाओं को पार करता चला गया।
उधर जयंतीगढ़ में महाराज, आज कई दिन हो गए राजकुमार वैभव को लापता हुए, आखिर वह कहाँ चला गया? क्या बताए महारानी, कुछ समझ नहीं आ रहा। गुप्तचर भी युवराज को नहीं खोज पाए। दूसरी ओर सेनापति माल सिंह के यहाँ सपना गजब हो गया। युवराज वैभव कई दिनों से राजमहल से लापता हैं। क्या, कहाँ चले गए राजकुमार? उधर लंबा सफर तय करके राजकुमार वैभव सोनपुर जा पहुंचा। महाराज, मैं जयंतीगढ़ का राजकुमार वैभव हूँ। कहो राजकुमार, हमसे तुम क्या चाहते हो? महाराज, मैंने आपकी पुत्री के रूप सौंदर्य की बहुत चर्चा सुनी है, अतः उसी से प्रभावित होकर राजकुमारी से विवाह करने की इच्छा लेकर यहाँ आया हूँ। ओह, तो यह बात है। राजा के समीप बैठी राजकुमारी बीच में बोल उठी। जयंतीगढ़ के राजकुमार, कैसे राजपुरुष हो तुम? एक युवती के रूप सौंदर्य की चर्चा सुनकर स्वयं उससे विवाह की याचना लेकर चले आए। राजकीय परंपराओं को बिल्कुल ही भूल गए तुम। कैसी राजकीय परंपराएं राजकुमारी? यदि तुम हमसे विवाह करना ही चाहते थे तो तुम्हारे स्थान पर तुम्हारे राज्य के राजपुरोहित यह प्रस्ताव लेकर मेरे पिता के पास आते। ओह, तुम सिर्फ मेरे रूपवती होने के कारण यहाँ आए और मुझसे विवाह करने की इच्छा प्रकट कर दी। क्या तुमने मेरे गुणों और गुणों के विषय में भी जानना चाहा? नहीं ना, मुझे ऐसा जल्दबाज पति नहीं चाहिए। राजकुमारी, राजकुमार, मैं तुम्हें ज़्यादा अपमानित नहीं करना चाहती, इसलिए चुपचाप यहाँ से चले जाओ। सोनपुर से लौटते वक्त आप मान की आग में वैभव का चेहरा धुआं धुआं हो रहा था। इतना अपमान, मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। गिरता पड़ता कई दिनों का सफर तय करने के बाद जब वह पुनः जयंतीगढ़ पहुंचा तो रात हो चुकी थी। महल में जाकर पिताजी महाराज को क्या बताऊंगा कि इतने दिनों तक कहाँ रहा। जब उसका घोड़ा नगर के मरघट के बाहर से गुजरा तो मरघट में भटकते जसराज प्रेत की नज़र उस पर पड़ गई। ओह राजकुमार वैभव, पिताजी, हम इसे वासुदेव के कारण वर्षों पहले तो नहीं मार सके, पर इसे सताकर अपने दिल की आंख ठंडी कर सकते हैं। तू ठीक कह रहा है बेटे, आओ इसे मजा चखाते हैं। दोनों हवा में तैरते हुए वैभव के पास पहुंचे और हा 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 हो प्रेत जसराज के प्रेत ने वैभव को पकड़कर हवा में घुमा दिया। हा हा हा, बचाओ, हा हा हा। फिर दोनों ने उसे लात घुसों पर रख दिया। हा हा हा, धड़ाक, आह। शीघ्र ही वैभव मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ा। बेटा, तू इसका मुंह खोल, मैं इसके मुंह में मरघट की राख डालता हूँ। ऐसा करते ही यह पागल हो जाएगा। अगले ही पल उसे ऐसा करते ही हो गया पागल। हा हा हा। अगले दिन प्रातः पागल हुआ वैभव जयंतीगढ़ की सड़कों पर दौड़ रहा था। वह राजकुमार वैभव इस दशा में, हा हा हा, हो, राजकुमार तो पागल हो गए लगते हैं। फिर किसी तरह राजकुमार वैभव को पकड़कर दरबार में लाया गया। छोड़ दो मुझे, वरना मैं तुम सबको कच्चा चबा जाऊंगा। वैभव मेरे बच्चे, क्या तुम मुझे भी भूल गए? मेरे जिगर के टुकड़े की ऐसी हालत, कौन है तू? ओह, तभी वह सैनिक की पकड़ से छूट द्वार की ओर बढ़ा। जाने दो राजकुमार को, इसे मत रोको। उसी रात प्रधानमंत्री वासुदेव सपना को स्वप्न में दिखे। और बेटी सपना, क्या तुम मुझे जानती हो? नहीं, कौन है आप? बेटी, मैं तुम्हारा अभागा जन्मदाता हूँ। ओह, आप स्वर्गीय प्रधानमंत्री वासुदेव हैं? हाँ बेटी, मैं वही बदनसीब हूँ। आज मैं एक विशेष प्रयोजन से तेरे पास आया हूँ। यह तो तू जानती ही है कि राजकुमार वैभव के साथ ही तेरा विवाह होगा। हाँ जानती हूँ, मगर राजकुमार पागल हो चुके हैं पिताजी। बेटी, राजकुमार वैभव को जसराज और उसके बेटे के प्रेत ने मरघट की मिट्टी खिला दी है, जिससे वह पागल हो गया है। ओह, चूंकि वह तेरा होने वाला पति है, इसलिए उसका पागलपन ठीक करना तेरा कर्तव्य है। मैं उनका पागलपन कैसे दूर कर सकती हूँ पिताजी? सुन, जयंतीगढ़ के चंद्रचूड़ नाम का एक वृद्ध अघोरी रहता है। तू उसके पास जाइए और उसे सारी बात बताकर समस्या का समाधान पूछियो। अघोरी चंद्रचूड़ तेरी अवश्य ही सहायता करेगा। इसी के साथ सपना की आंखें खुल गई। ओह, मुझे अघोरी चंद्रचूड़ के पास जाना चाहिए। अगले दिन काफ़ी खोजबीन के बाद सपना ने अघोरी चंद्रचूड़ को ढूंढ निकाला और उसे वैभव के पागलपन के विषय में विस्तार पूर्वक बताया। सुनकर यह सब झटके हुए प्रेतों की करामात है। तू जैसे भी हो अभिमंत्रित किए इस जल को वैभव को पिला देना। इसे पीते ही वैभव तुरंत ठीक हो जाएगा। और सुन बेटी, लंबे अरसे से जसराज और उसके बेटे के प्रेत हिंसा की आग में जल रहे हैं। उन्हें शांति पहुंचाने के लिए तुझे वैभव के साथ उसका तर्पण करना होगा। जी। फिर सपना अभी अपने घर पहुंची थी कि राजकुमार वैभव ये तो इधर ही आ रहे हैं। जल्दी से कुछ रोटियां के साथ अभिमंत्रित किया जल मुख्य द्वार पर रखो, शायद किस्मत साथ दे दे। शीघ्र ही सपना की किस्मत ने सचमुच उसका साथ दिया और भूखे वैभव ने रोटियां खाने के साथ साथ अभिमंत्रित जल भी पी लिया। अगले ही पल, ओह मुझे क्या हो गया था? मैं यहाँ कैसे आया और तुम कौन हो? राजकुमार, प्रेतों के प्रकोप से आप पागल हो गए थे, कहकर सपना ने उसे विस्तार पूर्वक सारी बात बताई। साथ ही उसे अपने विषय में भी बताया।
सारी बात जानकर सपना मुझे क्षमा कर दो। तुम्हें ठुकरा कर मैं रूपवर्गिता सोनजूही से विवाह करने चला था। वैभव के ठीक हो जाते ही कुछ रोज बाद राजा पुष्पेंद्र ने सपना व वैभव का विवाह कर दिया। विवाह के पश्चात सपना और वैभव ने मिलकर जसराज व उसके बेटे को प्रेत को शांति पहुंचाने के लिए उनके नाम का गंगा में तर्पण किया। समाप्त।